हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन सी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये है पार्ट 12, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सी में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना है, उनका फंक्शन उनके मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फंक्शंस हैं ये रूटीन होते हैं। अब रूटीन वर्ड क्या है यहाँ पे? रूटीन है जो डेली का रूटीन, मतलब बोलते हैं ना सुबह उठ के क्या क्या करते हैं, तो रूटीन क्या फॉलो करते हैं आप, सेम मीनिंग है यहाँ पे सेम वर्ड का। ये रूटीन है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक टास्क को एंड कैन बी प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली अपने काम को पूरा करके देती हैं फंक्शंस, ठीक है। रूटीन या तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंटली काम करेंगी और जो भी प्रोग्राम या पर्टिकुलर टास्क इसको परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा उसको परफॉर्म करके ये आंसर जो है वो रिटर्न करते हैं। प्रोग्राम पास करते हैं कंट्रोल का टू द फंक्शन और जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं फिर रिटर्न करते हैं रिजल्ट को एज पर द इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग और कॉलिंग इंस्ट्रक्शंस। फंक्शन जो है ये प्रोग्राम को इजी वे में हैंडल करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और कोई भी सी का प्रोग्राम है वो मेन के बिना नहीं चलता, तो मेन फंक्शन मैंडेटरी है। सो सी प्रोग्राम कंटेन्स एटलीस्ट वन फंक्शन, कि सी का जो प्रोग्राम है वो एटलीस्ट एक फंक्शन तो कंटेन करके रखता है और वो फंक्शन रहता है यहाँ पे मेन। जनरली भी हम देखते हैं कि जब भी कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे यहाँ मेन लिखा है और उसके साथ ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग की पैरेंथेसिस लगी हैं साथ में, तो इसको हम पढ़ते ही मेन फंक्शन है ना, चाहे लिखा है चाहे नहीं, इसको पढ़ना ही ऐसे है मेन फंक्शन, ठीक है। तो सी का प्रोग्राम एटलीस्ट एक फंक्शन जो है वो कंटेन करके रखता है और वो एटलीस्ट जो एक फंक्शन है वो है यहाँ पे मेन। हमने जब भी सी प्रोग्राम का फर्स्ट प्रोग्राम डिस्कस किया था वहाँ पे हम ऊपर जैसे हेड यहाँ पे पहले कमेंट देते हैं, फिर हेडर फाइल्स रहती हैं हमारी, फिर यहाँ पे रहता है हमारे पास मेन का फंक्शन, ठीक है। तो जो सी का कंपाइलर है वो प्रोग्राम को रीड करना एक्चुअल में यहाँ से शुरू नहीं करता, यहाँ से भी नहीं शुरू करता, ये जो हमारी हेडर फाइल्स हैं वो रीड आउट करता है उसको मेन फंक्शन से और उसके बाद ये इन पैरेंथेसिस को, ये कर्ली ब्रेसेस को चेक करेगा। फिर आपने जो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या हमने कोई और फंक्शन दिया साथ में, तो जब ये डिक्लेयर किया आपने तो इनके जो एसोसिएटेड हेडर फाइल्स हैं उनको चेक करेगा ये वापस जाके, ठीक है। तो पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और फिर इसने हेडर फाइल्स को चेक किया। तो सी प्रोग्राम्स कंटेन्स एटलीस्ट वन फंक्शन, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम इसी में घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस कि कोई एक फंक्शन जो मैंडेटरी है किसी भी प्रोग्राम में तो कौन सा है, मेन फंक्शन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शंस को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक है यूजर डिफाइंड एंड एक है लाइब्रेरी फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन, एंड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जितने भी फंक्शंस अदर देन मेन फंक्शंस अब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारे लाइब्रेरी फंक्शंस आएंगे। जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ हम पढ़ चुके हैं, पावर है ये मैथ में फंक्शन है, जैसे 2 रेज़ टू पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो ये वाला फंक्शन पावर फंक्शन के साथ POW फंक्शन के साथ हम कैलकुलेट करवाएंगे, तो आंसर शुड बी 8 हियर। एंड स्क्वायर रूट फंक्शन जैसे ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो आंसर आना चाहिए 2। तो इस पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए या इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम एक फंक्शन यहाँ पे एसोसिएट करवाते हैं, वो है स्क्वायर रूट, और इसके लिए पावर फंक्शन। प्रिंट एफ और स्कैन एफ वो रीड एंड राइट के लिए यूज़ करते थे हम। सो इन डिटेल एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शन की एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेज है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम को रिड्यूस कर देता है। जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है बहुत लंबा, जैसे कम से कम उसमें लाइक 1000 लाइन्स इफ़ देयर आर, तो उसे हम सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सब पार्ट में जो उसके छोटे छोटे मॉड्यूल हैं उनमें डिवाइड करके देंगे। जैसे एक हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने एडिशन का फंक्शन यूज़ किया है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, मल्टीप्लाई है, या स्क्वायर रूट निकालना है, या डिटर्मिनेंट निकालना है, या कोई भी इस तरह के, तो उसको हम छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। तो छोटे पोर्शन में डिवाइड करने का मतलब होता है यहाँ पे फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम जो है वो रिड्यूस हो जाती है और जो बड़ा टास्क है उसे हम सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं। ये अलाउ करवाता है कि कोड को हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। जैसे मेन फंक्शन में या फंक्शन आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसे आप जितनी बार कॉल करवाना चाहते हैं कॉल करवा सकते हैं, ठीक है।
ये ईजियर टू रीड एंड अपडेट है। तो अगर इसे अपडेट करना है तो वो आपको पर्टिकुलर फंक्शन अपडेट करना है, पूरे प्रोग्राम में आपको करेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ईजियर टू डिबग है कि आप अगर एक, जैसे हमने मेन फंक्शन में या प्रोग्राम जब मैंने सिंपलेस्ट आपको बताया था तब हमने कहा था कि ऊपर बस एक कमेंट लाइन दो हेडर फाइल्स देते हैं हम यहाँ पे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड conio.h। उसके बाद हम यहाँ मेन फंक्शन लिखते हैं, फिर हमारी कर्ली ब्रेसेस रहती हैं। यहाँ पे हम दो फंक्शंस और यूज़ करते हैं, CLR SCR एंड getch। ठीक है, अगर इतना लिखने के बाद आपने इसको कंपाइल और रन करो, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो जो फिर आपने बीच में यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी उनमें एरर है। क्लियर? तो ये हो गया मेन फंक्शन के केस में आपने चेक किया। तो इसी तरह से जब आप कोई और फंक्शंस एग्जीक्यूट करवाओगे तो उसे आप पर्टिकुलरली डिबग कर सकते हो यहाँ पे। तो डिबग करना आसान है, एरर को रेक्टिफाई करना और फिक्स करना काफ़ी ईजी है इसमें। और फंक्शन जो हैं वो अपने आप को भी कॉल कर सकते हैं बहुत बार। एग्जाम्पल लेंगे इसका फैक्टोरियल में, तो एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम को हम देखेंगे कंपाइल एंड रन में। जो हमने कंपाइल एंड रन एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें इसके पार्ट्स को इंक्लूड करते चलेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अभी तक हमारे पास 11 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो इनको देखने से पहले उसको जरूर देखें। थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिकल पोर्शंस आर देयर इन द कंपाइल एंड रन प्लेलिस्ट। सो नेक्स्ट वन इज फंक्शंस। फंक्शंस को हम किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं, तो सेम फॉर्मेट, यहाँ पे आपका कमेंट लाइन रहेगी ऊपर, फिर हमारे पास हैश इंक्लूड stdi.h रहेगा, यहाँ पे conio.h को इंक्लूड करने की आपके पास ऑप्शंस है। तो conio.h जो हम फंक्शन हेडर फाइल यहाँ पे यूज़ करते हैं उसके साथ कौन कौन से फंक्शंस एसोसिएटेड हैं कमेंट बॉक्स में ज़रा देना, और जो लोग लिखते नहीं हैं वो दूसरों का कमेंट चेक करके उसको लाइक ज़रूर करना। क्लियर? conio.h के साथ हम कौन से फंक्शंस को एसोसिएट करवाते हैं प्रोग्राम के बीच में। तो एक हेडर फाइल होगी हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और एक हुई कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद रहेगा ये वाइड जो है इसका मतलब होता है कि फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा अपने आप के लिए, वाइड लिखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कोई डेटा टाइप दे सकते हैं, वो हम डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन में चेक कर लेंगे। तो ये हो गया वाइड, फिर फंक्शन का नाम जो भी दिया जाएगा, और ये पैरेंथेसिस है हमारी, यहाँ पे वो ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट्स लेंगी जो इस फंक्शन का काम है। फिर इंट मेन, ये है हमारा मेन फंक्शन। रीड प्रोग्राम यहाँ से होना शुरू हुआ। अब ये है कॉल्ड फंक्शन, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं साथ के साथ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, और ये है यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन में कैसे डिस्टिंग्विश करना है, देखो जहाँ पे फंक्शन का नाम रहेगा, पैरेंथेसिस रहेंगी और टर्मिनेटर रहेगा, तो ये हो गया कॉलिंग। मतलब यहाँ से आवाज़ लगाना शुरू की और कहाँ पे आवाज़ पहुँची, आवाज़ पहुँची यहाँ पे, तो जहाँ पे आवाज़ गई वहाँ पे हमने टर्मिनेटर नहीं लगाए। दैट मीन्स ये ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होनी है। इसके बाद फिर आउट कंट्रोल वापस आएगा इसके पास। ठीक है, तो ये है कॉलिंग फंक्शन, ये है कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, और कॉलिंग फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर होगा हमेशा, मेन फंक्शन में। ये आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं मेन फंक्शन के जो कॉल्ड फंक्शन है, और इसके नीचे भी हो सकता है, मतलब कहीं पे भी ऊपर या नीचे, लेकिन मेन में कॉल होगी उसको। तो ये है बस मेन वाला ब्लॉक आपका, ये फंक्शन अलग से है। ठीक है, ये अलग से है, तो ये हो गया कॉल यहाँ पे। अब फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले रहती है टाइप, फिर देंगे हम फंक्शन का नाम, फिर यहाँ पे जितने आर्गुमेंट्स आपको देने हैं वो उनके टाइप के साथ एसोसिएट करवाएंगे। तो क्या 3 चीज़ें हैं फंक्शन में, फंक्शन की टाइप, फंक्शन का नेम एंड आर्गुमेंट्स। जितने भी आर्गुमेंट्स एसोसिएटेड रहेंगे वो टाइप जो है यहाँ पे ये डिफाइन करेगी कि रिटर्न उस फंक्शन ने कोई देना है या नहीं देना। ठीक है, तो टाइप इज द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, कि रिटर्न वैल्यू किस तरह से आएगी। जैसे हमारा जो पिछला फंक्शन यहाँ पे देखो दिया है, तो यहाँ पे वाइड है, दैट मीन्स कोई रिटर्न नहीं आएगा। अगर यहाँ पे इन केस लिखा होता, इंट लिखा होता, तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न आनी है, फ्लोट होता, कुछ और डाटा टाइप दी होती तो वो आता। यहाँ पे वाइड दिया है तो कोई रिटर्न नहीं आएगा। फिर फंक्शन का नाम है, फिर टाइप आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट है यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास किए जाएंगे। पैरामीटर्स होते हैं, अब जैसे डबल, अब ये हो गया यहाँ पे डेटा टाइप डबल, आर्गुमेंट 1 x हो गया। इसी तरह से अगर दूसरा हमें देना है इंटीजर वाला है कोई, तो इंट y हो गया। तो टाइप साथ में, और ये हैं उसके आर्गुमेंट्स जो पास हुए। ठीक है, अब रिटर्न टाइप फंक्शन नेम
एंड टाइप ऑफ द आर्गुमेंट। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट बीच में देनी है वो दी जा सकती हैं साथ के साथ, ठीक है। अब है जो फंक्शंस हैं वो यूजर डिफाइंड वाले किस 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है कि फंक्शन जो होगा वो इन्वोक होगा, फंक्शन इन्वोक्ड विदाउट। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि फंक्शन को 3 तरह से आप कैसे डिफाइन करते हो, या क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे भी रहता है कि फंक्शन कितनी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, तो 3 तरह से, और 3 तरह से कैसे। तो फर्स्ट है यहाँ पे कि फंक्शन इन्वोक्ड विदाउट पासिंग एनी फॉर्मल आर्गुमेंट। दैट मीन्स देखो ये जो हमने यहाँ पे कॉल हुआ और यहाँ पे कॉल्ड हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे है, बस यहाँ पे नाम लिख के टर्मिनेटर लगाए और यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गई। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि जो ये फंक्शन नेम है जहाँ पे कॉलिंग हुई, आर्गुमेंट यहीं पे देने थे, जैसे यहाँ पे लिख दिया इंट x और इंट y। तो फर्स्ट वाले केस में ना हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट देंगे, ये ब्लैंक रहेगा, ये भी ब्लैंक रहेगा। देखो कि फंक्शन इन्वोक्ड विदाउट पासिंग एनी फॉर्मल आर्गुमेंट, कि कोई आर्गुमेंट दिए ही नहीं बीच में, ठीक है। एंड कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑल्सो द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, और जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब यहाँ पे वॉइड रहेगा। अगर वॉइड है तो ना यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल हुए, मतलब ना आर्गुमेंट्स यहाँ से कॉल करवाए गए और ना यहाँ पे गए, तो ये कॉलिंग हुई, लेकिन उस केस में भी ये हुई फंक्शन नेम के साथ, ठीक है। जब इसके एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम में देखेंगे तो वहाँ पे इसी के नाम से एक कंपाइल्ड प्रोग्राम अपलोड किया जाएगा कि फंक्शन विदाउट कॉलिंग द विदाउट पासिंग द आर्गुमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन देख लेना। लेकिन यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कि यहाँ पे ले लेते हैं हम सम। जैसे सम में एक फंक्शन यहाँ पे लिया और इसको देखो टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे जब हमने इसको डिक्लेयर करवाया कि सम ने करना क्या था, तो वॉइड लिखा, सम लिखा फिर से, और यहाँ पे इसको कॉल करवा दिया, है ना। ये कॉलिंग हो गई और ये कॉल्ड हो गया। तो अब जो पैरामीटर पास हुए वो हमने इसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर किए, जैसे इंट x है या y है, 2 आर्गुमेंट, तो ये बाद में हुए और ये रिटर्न भी नहीं देगा कोई वैल्यू। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी होंगी उन्हीं से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट टाइप में। सेकेंड टाइप क्या है कि फंक्शन कॉल्ड एंड इन्वोक्ड बाय कॉलिंग प्रोग्राम एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर passed from the calling program but the function does not return। अब यहाँ पे इस केस में क्या है, जैसे सम लिखा, देखो यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास नहीं होंगे, इस केस में यहाँ पे पास होंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया इंट x और कॉमा इंट y, तो ये आर्गुमेंट कॉलिंग में डिक्लेयर हो गए लेकिन कॉल्ड में नहीं डिक्लेयर किए, और जो रिजल्ट आएगा वो भी वॉइड के साथ, मतलब जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वो वॉइड के साथ डिक्लेयर होना चाहिए। वो सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सम है और यहाँ पे वॉइड सम रहेगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है वो एज इट इज हो जाएंगी, रिजल्ट आपका इसी वाले पोर्शन से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या है ना, आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास करोगे ना यहाँ पे करोगे। सेकंड केस में यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए, यहाँ पे नहीं किए। थर्ड केस में यहाँ पे भी पास करोगे और यहाँ पे भी करोगे। अब फंक्शंस के केस में ना डमी आर्गुमेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया इंट x और इंट y, यहाँ पे सेम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे बस डेटा टाइप मैच होगी, आर्गुमेंट हमने दूसरे दे दिए। इंट a ले लिया एक, कॉमा दे के इंट b ले लिया, तो यहाँ पे डमी पास हुई, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर हो गई है, ठीक है। तो a और b के साथ ही यहाँ पे कैलकुलेशन होगी और रिजल्ट भी वापस आएगा। तो यहाँ पे फिर हमें वॉइड नहीं लिखना। अगर वॉइड लिखा है आपने, दैट मीन्स कि रिटर्न नहीं जाएगा कोई आंसर, है ना। वॉइड जहाँ पे है वो रिटर्न नहीं देगा, अगर वॉइड नहीं है तो फिर रिटर्न दिया जाएगा। रिटर्न जहाँ देंगे तो यहाँ पे फिर रिटर्न लिखा जाता है उस केस में। एक पूरा कीवर्ड है ये, कीवर्ड में हमने पढ़ा होगा, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स हमने पढ़े थे। कितने कीवर्ड हैं सी लैंग्वेज में, एक और क्वेश्चन आपके लिए। तो 3 तरह से हो गया। देखो तीसरा वाला था फंक्शन इन्वोक्ड विद द फॉर्मल आर्गुमेंट फ्रॉम द कॉलिंग पोर्शन एंड फंक्शन रिटर्न द वैल्यू विद द वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। कॉल भी होगी और कॉल्ड प्रोग्राम से भी जो आर्गुमेंट हैं वो रिटर्न करेंगे वैल्यू को, ठीक है। 3 तरह से, फर्स्ट में दोनों में ही नहीं होंगे, सेकंड में कॉलिंग वाले में होगा एंड कॉल्ड में नहीं होगा, थर्ड में दोनों में होगा और रिटर्न भी करेगा। तो ये हो गए कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो 3 तरह से। नेक्स्ट है लाइब्रेरी फंक्शंस क्या हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ठीक है। फिर है स्ट्रिंग फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन एंड कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन जो है ये एक्सेस करते हैं बाय सिंपल राइटिंग द फंक्शन, ओके, जिसमें
ऑप्शनल रहता है कि आर्गुमेंट जो हैं वो पास करने हैं या नहीं करने। तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं सबको वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसमें सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है एफ क्लोज फंक्शन। अब यहाँ पे अपने लिए कॉपी पेन लेके बैठना, और डेफिनेशन जो है आप वैसे तो सुन के भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार लिखोगे तो फॉर लाइफ टाइम याद रहेंगे ये, ठीक है। तो एफ क्लोज फंक्शन का यूज़ करते हैं हम जब स्ट्रीम क्या है। वैसे अब पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। स्ट्रीम वर्ड बार बार आएगा फंक्शंस के केस में, तो हम सिंगल वर्ड लिखते हैं। कैरेक्टर जब इनिशियलाइज किया जाता है तो वो सिंगल कोट के बीच में करते हैं। अगर यहीं पे ही हमने डबल कोट लगा दिया तो ये बन गया यहाँ पे स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग है ये तो सिंगल सिंगल है, लेकिन पूरी जैसे ए बी सी या हेलो दिस इज अपना नाम या जितना भी बड़ा आपका पैराग्राफ है वो पूरा, ठीक है। तो वो हो गया एक स्ट्रीम, एक पूरी फाइल की बात करी जाएगी स्ट्रीम के केस में। तो एफ क्लोज फंक्शन क्या करेगा, एफ क्लोज फंक्शन जो है ये क्लोज कर देगा स्ट्रीम को, ठीक है। अगर एफ क्लोज फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो आंसर आपके पास आएगा 0। अगर ये एफ क्लोज फंक्शन में कोई एरर आती है तो उस केस में आउटपुट आएगी -1, ठीक है। एफ क्लोज फंक्शन अगर एग्जीक्यूट है सक्सेसफुली देन द आउटपुट इज और द रिटर्न इज 0, otherwise it returns -1. नेक्स्ट वन इज FEOF फंक्शन। अब जहाँ पे भी ऐसी पैरेंथेसिस है इनको पढ़ना ही फंक्शन के साथ है, ठीक है। तो ये एफ क्लोज फंक्शन था, ये है FEOF फंक्शन। इसको पढ़ेंगे एंड ऑफ फाइल। तो ये क्या लोकेट करवाएगा, ये करवाएगा या लोकेट करवाएगा एंड ऑफ द फाइल ऑन द स्ट्रीम, ठीक है। जैसे आपने वर्ड में कभी किया होगा तो आपका 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपने एंड में जाना है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में, तो आप एंड की को प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाते थे। सेम फंक्शन है यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल के लिए। FEOF के साथ आप एंड ऑफ द फाइल को डिटेक्ट कर लेते हैं या एंड ऑफ द स्ट्रीम को। नेक्स्ट वन इज एफ एरर फंक्शन। एफ एरर फंक्शन जो है ये उसी स्ट्रीम के ऊपर एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एफ फ्लश फंक्शन। एफ फ्लश फंक्शन को यूज़ करते हैं टू एम्प्टी द बफर, ठीक है। जैसे फ़ोन में बार बार आप लोग करते रहते होंगे क्लियर कैश या वो रैम को क्लियर करते रहते हैं, तो उस केस में फंक्शन यूज़ हो रहा है। अगर सी में अगर वो होना होगा तो वो होगा एफ फ्लश फंक्शन के साथ, एफ फ्लश फंक्शन। नेक्स्ट वन इज एफ गेट सी फंक्शन। एफ गेट सी फंक्शन जो है ये इसी स्ट्रीम में जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा उसे ये स्पेसिफाई करवाएगा, ठीक है। एफ गेट सी फंक्शन, गेट सी में है यहाँ पे गेट कैरेक्टर फंक्शन, ठीक है। एफ गेट कैरेक्टर फंक्शन। नेक्स्ट इज एफ गेट्स फंक्शन। एफ गेट्स फंक्शन में ये रीड करता है नेक्स्ट लाइन को, नेक्स्ट लाइन दैट मीन्स पूरी स्ट्रिंग को, ठीक है। गेट्स फंक्शन इज यूज टू रीड द होल स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन इज एफ ओपन फंक्शन। एफ ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन द फाइल, ठीक है। ये कोई फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाएगा एफ ओपन फंक्शन। इसमें जो भी नाम दिया जाएगा बीच में उसके साथ उसको ओपन करेगा ये एफ ओपन फंक्शन, तो इन पैरेंथेसिस के बीच में उसका नाम साथ में। नेक्स्ट वन इज एफ प्रिंट एफ फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है ये फॉर्मेटेड आउटपुट फाइल को पास ऑन करता है, एफ प्रिंट एफ फंक्शन। नेक्स्ट है फिर एफ रीड फंक्शन। एफ रीड फंक्शन जो है ये रीड करेगा ब्लॉक ऑफ द बाइनरी। बाइनरी हमारे पास 1 और 0 वाला फॉर्मेट, तो इट रीड अ ब्लॉक ऑफ बाइनरी और द टेक्स्ट डेटा इनटू द एरे, ठीक है। बाइनरी और टेक्स्ट डेटा जो है उसको ये रीड आउट करवाएगा एरे के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन एरेज क्या होते हैं, ARRAY एरे। नेक्स्ट वन इज एफ पुट्स। एफ पुट्स फंक्शन क्या करता है, एफ पुट फंक्शन जो है ये एरे को आइडेंटिफाई करवाएगा, ठीक है, और स्पेसिफाई करवाएगा पॉइंटर को उस पर्टिकुलर जगह के लिए जहाँ पे भी नेक्स्ट जो आपको करेक्टर है वो उसको पुट करवाना है, तो एफ पुट्स फंक्शन। नेक्स्ट वन इज एफ रीड फंक्शन। एफ रीड फंक्शन इज यूज टू रीड द ब्लॉक, सेम फॉर्मेट फिर से, to read the block of the binary or the text data into the array. Next one is fscanf function. fscanf function का यूज़ करते हैं स्कैन करने के लिए एंड फॉर्मेट करने के लिए इनपुट फ्रॉम द स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज fwrite फंक्शन। fwrite फंक्शन इज यूज टू राइट द array pointed to ptr. ptr क्या है, पॉइंटर टू द स्पेसिफाइड स्ट्रीम। नेक्स्ट वन इज fwrite फंक्शन। fwrite फंक्शन जो है इसे राइट करवाने के लिए टू द स्पेसिफाइड स्ट्रीम के ऊपर।
इसका यूज़ करते हैं राइट करवाने के लिए स्पेसिफाइड स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन बहुत यूज़ किया अभी तक आपने, वैसे इसे यूज़ किया जाता है टू राइट द फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं आपके पास मॉनिटर वाली स्क्रीन, मतलब जो भी प्रिंटफ के फंक्शन के बाद आप डबल कोट के बीच में लिखते थे वो एज इट इज़ आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखता है क्योंकि, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं हम टू राइट द फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। और स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं हम टू रीड द स्टैंडर्ड रीड द फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइसेज हैं यहाँ पे कीबोर्ड, यस कीबोर्ड। नेक्स्ट वन है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन जो है, अब सी लैंग्वेज जो है ये सी लैंग्वेज में हम करेक्टर्स ऑफ एरे ऑफ वेरिएबल साइज यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है। तो जब भी एरेज ऑफ द करेक्टर है उससे हम टर्मिनेट करेंगे या जो एंड होगा उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, वो कैसे हम जस्टिफाई करते थे। नल करेक्टर के साथ, नल करेक्टर कैसे लिखते थे, डबल कोट के बीच में /0 के साथ, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करवा देता है नल। जैसे हमने लिखा फॉर एग्जांपल हेलो, ठीक है, सी में डबल कोट के बीच में, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कंपाइलर अपने आप इनपुट ले लेता है इसकी। ये बन गया आपके पास हेलो। हेलो के बाद कंपाइलर ने अपने आप इसको रीड करवाया, और इसको एज ए करेक्टर भी ये रीड नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है हमेशा। तो सभी करेक्टर जो हैं स्ट्रिंग में एक्सेप्ट द नल करेक्टर आर कॉल्ड द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। इवन दो द नल करेक्टर इज देयर बट it did not read it, okay। so first function in the string function is string copy function। इसको हम copy बोलते हैं लेकिन लिखने की स्पेलिंग्स यही रहेंगी, strcpy, string copy function। ये फंक्शन जो है ये कॉपी करता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग एन कॉपी फंक्शन का यूज़ क्या हुआ, ये एन करेक्टर स्पेसिफाई किए जाएंगे इस केस में जिनको ये कॉपी करेगा दूसरी में। यहाँ इस केस में पूरी की पूरी स्ट्रिंग कॉपी होगी, यहाँ पे बस एन जो कैरेक्टर हैं जितने डिफाइंड रहेंगे बस उतने ही कॉपी होंगे, बाकी नहीं होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। अब स्ट्रिंग कनकैटिनेशन में क्या है कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, जैसे ए में एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा होगा हेलो, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हाय, दूसरी स्ट्रिंग है ये हमारे पास। अब अगर कनकैटिनेट करेंगे इन दो स्ट्रिंग्स को तो ये एक साथ लिख के देगा आपको हेलो, और अगर आपने बीच में स्पेस दिया होगा तो स्पेस के साथ, अदरवाइज बिना स्पेस के, तो हेलो एंड हाय, दो स्ट्रिंग उनको एक साथ मर्ज करके दे देगा ये। फिर है स्ट्रिंग एन कनकैटिनेशन, STRNCAT। तो इसको पढ़ना ऐसे ही है, लेकिन अगर आपने फुल फॉर्म में प्रोनाउंशिएट करना है इसको तो ये होगा स्ट्रिंग एन कनकैटिनेशन। इस केस में क्या है, जो एन कैरेक्टर्स डिफाइंड रहेंगे बस उन्हीं को ये कनकैटिनेट करेगा दोनों स्ट्रिंग में से, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग लेंथ, STRLEN। स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब है कि कितने उसमें कैरेक्टर्स हैं या कितने उसमें वर्ड्स हैं। तो अब कैरेक्टर और वर्ड्स के केस में फिर से जो एंड वाला कैरेक्टर था हमारे पास वो है नल कैरेक्टर, है ना, तो इसको रीड नहीं करता। जब हमने स्ट्रिंग की डेफिनेशन देखी तब भी था कि जो स्ट्रिंग होती है वो टर्मिनेट होती है विद द नल कैरेक्टर, और जितने भी कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में होते हैं एक्सेप्ट द नल, उनको ये कहा जाता है यहाँ पे कंटेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। टर्मिनेट करेगा मतलब एंड होगा तो उससे पहले नल कैरेक्टर इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन जब भी स्ट्रिंग की बात की जाएगी कि कितने कैरेक्टर हैं उसमें ये इस नल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो स्ट्रिंग लेंथ के केस में ये आपको आउटपुट में देगा नंबर ऑफ द कैरेक्टर इट कंटेन्स, और अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो नल भी आंसर आ सकता है वहाँ पे आपके पास। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कंपैरिजन, STRCMP फंक्शन। ये कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। अब इन फंक्शंस का यूज़ का अगर एक एग्जांपल देना हो तो जैसे आप लोग जो है ना जब ATM में, ऑनलाइन बैंकिंग में या कहीं भी ऐसा कोई देखा हो आपने जहाँ पे आप से एक बार वो इनपुट मांगता है और दूसरी बार उसको रीड आउट फिर से राइट करने के लिए बोलता है, तो एक केस में आपके पास रहेगा वो स्टार के केस में या कुछ भी ऐसे डॉटर जैसा, और दूसरे केस में आपको वो नंबर दिखेंगे ऐसे। अगर ये दोनों स्ट्रिंग मैच होती हैं तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर रहे हो, तो वहाँ पे इस तरह के फंक्शन आपका ये यूज़ हो रहा होगा, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन, ठीक है।
तो ये दोनों स्ट्रिंग को कंपैरिजन करके देगा अगर ये दोनों कंपेयरेबल हैं, मतलब एक जैसे करेक्टर हैं दोनों में, तब ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको लेके जाता है। सेम फॉर्मेट नेक्स्ट वन strncmp स्ट्रिंग एन कंपैरिजन। तो इस केस में जो फर्स्ट एन करेक्टर हैं किसी भी स्ट्रिंग के, उनको ये कंपेयर करेगा। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हमें दो स्ट्रिंग चाहिए, तो दोनों स्ट्रिंग में जैसे 4 अगर डिफाइन है, जैसे 4 करेक्टर्स को ही कंपेयर करना है, तो दोनों की तरफ को 4 को ये कंपेयर करके आपके पास आउटपुट दे देगा। तो ये हो गया आपके पास स्ट्रिंग फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन जैसे कभी प्रोग्राम डिज़ाइन करें और उसमें मैथ के फंक्शन हमें यूज़ करने हैं, जैसे कि वही पावर वाला फंक्शन 2⁻³ हमें कैलकुलेट करना था जैसे, या √7 लेना है तो क्या आंसर आएंगे, उस केस में हमें मैथमेटिकल फंक्शंस इंक्लूड करवाने हैं। और इनके लिए हमें ऊपर जहाँ #include stdio.h लिखते हैं वहीं पे लिखेंगे #include math.h। ठीक है, तो ये हेडर फाइल हमें इंक्लूड करवानी होती है साथ में, अगर इनमें से कोई भी फंक्शन हमें यूज़ करवाना है। इस तरह से #include math.h, तो ये फाइल इंक्लूड होगी तो ये फंक्शन चलेंगे साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है अब हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस में f_absolute फंक्शन। f_absolute फंक्शन ये रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट आर्गुमेंट। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा फ्लोटिंग पॉइंट का वो हमेशा रहेगा डबल में, डबल डेटा टाइप। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कि डबल जो आपकी डेटा टाइप है इसका साइज कितना है और इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो f_absolute में फ्लोटिंग पॉइंट जो आर्गुमेंट हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता ही डबल के फॉर्मेट में, डबल डेटा टाइप के लिए। सो नेक्स्ट वन इज frexp फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, तो fr एक्सेप्शनल फंक्शन जो है ये कन्वर्ट कर देता है वैल्यू को फ्रैक्शन में बाय मल्टीप्लाई द पावर ऑफ 2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है fmod फंक्शन। fmod फंक्शन में ये रिटर्न करता है फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर। जब हम x को, जैसे x को अगर डिवाइड किया y के साथ, ठीक है, तो जो भी इसका फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर है वो उसका ये रिजल्ट दे देगा। किस तरह से, इसका अगर हम वो सिंटेक्स की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे इसे, कि जो भी डेटा टाइप आप देना चाहते हैं वो, और अगर मैथमेटिकल फंक्शन मोस्टली यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पे हम डबल ही डेटा टाइप लेते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे रहेगा डबल, और डबल के बाद fmod डबल, और इसके बीच में स्पेस है लेकिन f और मोड के बीच में कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे फंक्शन लगाया और यहाँ पे फिर से डबल, मतलब जो आर्गुमेंट हमें पास करने हैं वो, तो डबल x एंड डबल y। ठीक है, f मॉडुलस फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर को रिटर्न करवाता है। नेक्स्ट है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x को आपको रिटर्न करवा के देगा। सेम फॉर्मेट, डबल लिखेंगे, यहाँ पे रहेगा लॉग साथ में, और लॉग के साथ अंदर जो भी आपका आर्गुमेंट है वो पास करोगे आप, मतलब जिसकी आपको लॉगरिथमिक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉगरिथम के लिए लॉग फंक्शन यूज़ होंगे। लॉग बेस 10 फंक्शन, ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं लॉग, ये जो है ये वाला फंक्शन रिटर्न करवाता है बेस 10 लॉगरिथमिक वैल्यू को। सेम फॉर्मेट लॉग 10 यहाँ पे रहेगा, log 10 एंड डबल ऑफ x, जिसका आपको log बेस 10 वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है mod f फंक्शन। mod f फंक्शन ये डिवाइड करेगा किसी वैल्यू को इनटू द इंटीग्रल एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है, जैसे अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम 15.9, तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में जैसे 2⁻, अगर हमें 3 निकालना था यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे इसको, सेम फिर से डबल लिखा एंड पावर फंक्शन यूज़ कर लिया, और यहाँ पे जो हमें अब जैसे 2⁻³ निकालना है तो यहाँ पे लिखा डबल, फिर से डबल, और जैसे x में हम अब स्टोर करवा लेते हैं
2 को, और y में यहाँ पे स्टोर हो गया पावर 3, ठीक है। तो डबल x कॉमा डबल y, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न करवाएगा 8 आंसर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका कोई एक वेरिएबल जिसमें आप स्टोर करवा रहे हो वैल्यू, जैसे इंट a इज इक्वल टू, तो a में आपके पास आउटपुट ले लिया आपने, तो 2⁻³ इज 8, ठीक है। तो ये है सिंटेक्स। डबल मतलब डेटा टाइप आपकी, फिर पावर का फंक्शन, फिर यहाँ पे फिर से डेटा टाइप और वेरिएबल्स। जो पावर में रहेगा वो बाद में, और जो बेस वैल्यू है वो पहले। तो x में हमने 2 स्टोर करवाया, y में 3, तो डबल x कॉमा डबल बाय, डबल पूरा यहाँ पे मैंने d लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन, सेम फॉर्मेट, अंडर रूट ऑफ, जैसे हमें 4 निकालना था या 7 निकालना है यहाँ पे, तो फिर से डबल लिखेंगे, डबल एंड स्क्वायर रूट एंड देन डबल ऑफ। अब ये जो 7 है ये जिस भी वेरिएबल में स्टोर है आपका वहाँ पे x, और यहाँ पे टर्मिनेटर, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न करवाएगा इंटीजर वैल्यू या फ्लोट, डबल वैल्यू। डबल में आपके पास फ्लोट और इंटीजर दोनों आ जाते हैं। तो डबल वैल्यू ऑफ द x है यहाँ पे 7। फिर है साइन। साइन फंक्शन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। वैसे साइन पढ़ा होगा, साइन 30, साइन 0, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जैसे, तो सेम यहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे साइन 8 क्या होता है, ठीक है। हमारे पास तो स्टैंडर्ड याद रहता है 0, 30, 60, 45, 90। अगर बीच की वैल्यूज देखनी है तो फिर इस फंक्शन से निकल जाती हैं। तो ये कैलकुलेट करता है साइन ऑफ द एंगल हुज वैल्यू इज एंटर्ड इन द रेडियंस फॉर्म, ठीक है। सेम फॉर्मेट कॉस के लिए कि ये कोसाइन वैल्यू को, कोसाइन एंगल को कैलकुलेट करके देगा। एंड लास्ट वन इज एब्सोल्यूट, ABS। ये फंक्शन रिटर्न करवाता है एब्सोल्यूट वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन जो हैं ये एक्सेस करते हैं सिस्टम की क्लॉक को। सिस्टम की क्लॉक है आपके पास CPU की क्लॉक जैसे, ठीक है। CPU की क्लॉक में के ऊपर अगर आपको फंक्शंस यूज़ करवाने हैं तो हमें डेट एंड टाइम फंक्शन यूज़ करवाने पड़ेंगे, और इन फंक्शन को एक्सेस करवाने के लिए हमें एक और फाइल जो है ऊपर इंक्लूड करवानी है हेडर फाइल के साथ, time.h। दैट मीन्स हैश इंक्लूड time.h, ठीक है। और जो डेट एंड टाइम फंक्शन है ये 3 तरह के टाइम को एक्सेस करवाता है। एक तो होता है कैलेंडर टाइम, एक है लोकल टाइम, एंड एक है डे लाइट सेविंग टाइम, ओके। सो फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पे रहते हैं time.h के साथ, फर्स्ट वन आ गया टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन जो है ये डिस्प्ले करवाता है टाइम ऑफ द डे, जो पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम, मतलब उस दिन का, उस टाइम का। फिर है हमारे पास ASC टाइम। ASC टाइम जो है ये डेट एंड टाइम को कन्वर्ट कर देगा अस्काई में, ASCII, अस्काई वैल्यूज़ में। तो अस्काई की फुल फॉर्म यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्या होती है, ASCII, अस्काई की फुल फॉर्म। ASC टाइम फंक्शन जो है ये कन्वर्ट करता है डेट एंड टाइम को अस्काई वैल्यू में। नेक्स्ट है क्लॉक फंक्शन। क्लॉक फंक्शन प्रोसेसर का टाइम को डिटर्मिन करके आपके पास आउटपुट में देगा, क्लॉक फंक्शन प्रोसेसर का। नेक्स्ट है C टाइम फंक्शन, ये कन्वर्ट करता है डेट एंड टाइम को स्ट्रिंग में, ठीक है। C टाइम फंक्शन जो है ये कन्वर्ट कर देता है, मतलब C फॉर कन्वर्ट, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, कन्वर्ट द डेट एंड टाइम टू अ स्ट्रिंग फंक्शन, टू अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट है अब हमारे पास यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शन क्या है कि स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो है वो डिक्लेयर करती है 4 तरह के, और एक नंबर 4 तरह के फंक्शंस को, और ये जो फंक्शंस हैं ये और भी जनरल यूटिलिटीज़ में कन्वर्ट करवाते हैं अपने आप को, या उनकी कैटेगरीज में फॉल डाउन होते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ द फंक्शन है ये फिर से डिवाइड होते हैं अलग फर्दर कैटेगरीज में, जिनमें फर्स्ट वन आ जाती है स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन, फिर है स्यूडो रैंडम नंबर जनरेशन फंक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन, एनवायरनमेंट, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग फंक्शन, एंड इंटीजर अर्थमेटिक फंक्शन। अब इनमें से कुछ फंक्शंस का यूज़ देख लेते हैं कैसे करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन है अबॉर्ट फंक्शन। अबॉर्ट फंक्शन का जो है इसको जनरली यूज़ करते हैं बस डायरेक्ट, आप टाइप डिक्लेयर करो फंक्शन की और अबॉर्ट एंड देन फंक्शन एंड देन टर्मिनेट।
ये क्या करेगा, ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम करके दे देगा आपको, मतलब जहाँ पे भी ये फंक्शन है वहीं पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया वहीं से, ठीक है। तो एबनॉर्मल, AB स्टैंड फॉर द एबनॉर्मल एंड ऑल्सो अबॉट, एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है ATOI फंक्शन। ये फंक्शन जो है ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग ऑफ द करेक्टर्स को इनटू द न्यूमेरिक वैल्यू। अब स्ट्रिंग ऑफ द करेक्टर्स हम कैसे देते हैं, डबल कोट के बीच में, जैसे 123 अगर आपने डबल कोट के बीच में दिए थे तो ये बन गया आपके पास स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपने साथ में अब यहाँ पे लगा दिया ATOI तो उसके बाद जो आपके पास आउटपुट आएगी वो 123, दैट मीन्स ये आपके नंबर्स में कन्वर्ट हो गए या इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। तो ATOI फंक्शन जो है ये कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को इनटू द नंबर। नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे ATOF फंक्शन, ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को टू द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, सेम फॉर्म स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। अब ये स्ट्रिंग है फिर से 123, ATOF यहाँ पे जैसे फंक्शन यूज़ किया है तो आपके पास जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा अगर इस तरह से आएगा फिर वो 123.00, तो फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल पार्ट भी इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट है एग्जिट फंक्शन। एग्जिट फंक्शन जो है ये प्रोड्यूस कर देता है नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन, ठीक है। एग्जिट फंक्शन इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम नॉर्मली, जबकि ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन थी, ये नॉर्मल टर्मिनेशन है। नेक्स्ट है टू लोअर, ठीक है। टू लोअर जो है ये, अब इस केस में कैसे, जैसे आपने वर्ड में कभी लिखा होगा कि स्मॉल में जैसे हेलो लिख दिया है ना, और वहाँ पे अब इसका शॉर्टकट आप ढूंढना है, वहाँ पे एक जगह पे दिया गया, तो ये डायरेक्ट आपका कन्वर्ट कर देता है जैसे HELLO इसमें, तो ये हो गया अपर केस में, और ये अपर केस है, ये लोअर केस है। तो टू लोअर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ये कन्वर्ट कर देता है आपके कैरेक्टर्स को लोअर केस में, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर टू लोअर फंक्शन ऑपरेट करवाया तो आउटपुट आपके पास ये आएगी, और अगर आपने इसके ऊपर करवाया तो टू अपर वाला, तो आउटपुट इस तरह से आएगी, ठीक है। दैट मीन्स टू लोअर वाला आपका जो है ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है लोअर केस लेटर में, एंड टू अपर वाला कन्वर्ट करके देगा अपर केस लेटर्स में। ये जो मेलॉक फंक्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास फंक्शंस में, इवन दो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक। मेलॉक फंक्शन, मेलॉक फंक्शन का काम क्या है, मेलॉक फंक्शन जो है ये एलोकेट करता है स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ जो है वो स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो क्या करता है मेलॉक फंक्शन, ये एलोकेट करता है स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट हुज लेंथ इज स्पेसिफाइड बाय इट्स साइज। तो मेलॉक फंक्शन जो है ये रिटर्न करवाता है पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड स्पेस। अब इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये हमारे पास मेमोरी स्पेस है, तो पॉइंटर ये पूरा एलोकेटेड है एक पर्टिकुलर ब्लॉक एक फंक्शन के लिए, तो ये पॉइंटर फर्स्ट वाले जो ब्लैंक स्पेस रहेगा उसके तरफ को पॉइंट करके रखेगा फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड स्पेस के लिए। मेलॉक फंक्शन क्या करता है, एलोकेट करता है स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ जो है वो स्पेसिफाइड है पहले से, ठीक है। मेलॉक फंक्शन इंपॉर्टेंट वन, तो मेलॉक फंक्शन एलोकेट करता है स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ स्पेसिफाइड है विद इट्स साइज। अब नेक्स्ट फंक्शन है रीएलोकेशन फंक्शन। रीएलोकेशन फंक्शन जो है ये चेंज कर देता है साइज को जो प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस रहेगा उसके, नाम भी अपने आप में डिक्लेयर करवा रहा है वैसे, रीएलोकेशन लिखना ऐसे ही है REALLOC, तो रीएलोकेशन बोलेंगे वैसे, तो ये रीएलोकेट कर देता है साइज को। नेक्स्ट है फ्री फंक्शन, ये फंक्शन फ्री कर देता है एलोकेटेड ब्लॉक को, और RAND फंक्शन जो है ये जनरेट कर देता है रैंडम नंबर। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन। कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन है हमारे पास, जैसे फर्स्ट वन है ISALNUM फंक्शन। ये फंक्शन जो है ये फंक्शन टेस्ट करता है कि जो कैरेक्टर है वो अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब इज अल्फा न्यूमेरिक और नंबर, इज अल्फा न्यूमेरिक और नंबर। फंक्शन इसी तरह से लिखा जाएगा लेकिन इसको पढ़ने का तरीका फिर से, इज अल्फा न्यूमेरिक और नंबर की जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे पास आउट की गई है या जो भी फंक्शन टेस्ट जिस भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है ये उसको फाइंड आउट करके देगा कि ये अल्फा न्यूमेरिक है या नंबर है। सेम फॉर्मेट नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इज अस्काई फंक्शन। अस्काई की फुल फॉर्म आपने लिख चुके होंगे पहले भी,
तो अस्काई फंक्शन टेस्ट करके देगा कि जो करेक्टर पास किया गया है वो अस्काई करेक्टर है या नहीं है। दैट मीन्स उसकी जो वैल्यू है 0 से लेके 127 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही। नेक्स्ट है इज CNTRL फंक्शन। तो ये फंक्शन टेस्ट करता है कि करेक्टर जो है वो कंट्रोल करेक्टर है या नहीं है। नेक्स्ट है इज ग्राफ फंक्शन। ये रिटर्न करता है ऑल प्रिंटेबल करेक्टर्स एक्सेप्ट स्पेस करेक्टर। जितने भी प्रिंटेबल करेक्टर हैं उन सबको ये रिटर्न करवाएगा एक्सेप्ट द स्पेस करेक्टर। एंड लास्ट वन इज प्रिंट फंक्शन। ये रिटर्न करवाएगा प्रिंटिंग करेक्टर्स को इंक्लूडिंग द स्पेस। इस ग्राफ के केस में ये स्पेस को एक्सक्लूड कर रहा है, वेयर एज इन केस ऑफ इज प्रिंट फंक्शन ये इंक्लूड करके देगा प्रिंटेबल टेक्स्ट को भी और स्पेस को भी। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन, यहाँ पे क्लोज है फंक्शन एज अ थ्योरी। सो अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक बार इसको रिपीट करके फिर से सुनना, और अगर क्लियर हैं सारे कंसेप्ट तो ये हैं क्वेश्चंस फिर आपके लिए। 6 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ठीक हैं? आंसर कुछ दिनों में मैं पोस्ट कर दूंगी यहाँ पे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द क्वेश्चंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। You can follow us on the Telegram for downloading the PDF of the file, and you can also follow us on the Facebook. So, stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.